नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ईडी की रेड पड़ी। आप कहेंगे नई बात क्या है, छत्तीसगढ़ में तो ईडी की रेड पड़ती रहती है, लेकिन यही तो बात है। ईडी की रेड जब भी पड़ती है सियासत में बड़ा फसाद खड़ा हो जाता है, और इस बार इतना बड़ा फसाद खड़ा हुआ कि सड़कों पर कांग्रेसी कार्यकर्ता उतर आए, ईडी दफ्तर का घेराव कर दिया। कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कांग्रेस पर हमला साधा और एक दूसरे पर आरोपों के ऐसे तीर चले कि आप सुनकर कहेंगे कि ईडी है या कोई मुसीबत। जी हां, मामला क्या है? मामला यह है कि कोल लेवी के कथित घोटाले को लेकर एक के बाद एक ईडी कई लोगों पर कार्रवाई कर रही है। इसमें बड़े अधिकारी, नेता, व्यापारी, तमाम लोग शामिल हैं। आज सीधे कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों पर हाथ डाला गया। ईडी ने रेड डाली और कांग्रेस ने कहा क्योंकि हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होना है यहां पर, उसकी तैयारियों को खलल डालने के लिए ईडी ने यहां पर हमें परेशान करने के लिए ये रेड डाली है। बीजेपी का कहना है कि ईडी यहां अधिवेशन के लिए नहीं बल्कि भूपेश बघेल के लिए आई है। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदर्शन कर ये कहा जा रहा है कि ईडी कार्यालय का घेराव किया जाएगा क्योंकि वो टूल की तरह इस्तेमाल हो रही है। अब ऐसे में ईडी के टारगेट पर कांग्रेस है या ईडी के टारगेट पर भ्रष्टाचार है, ये बड़ा सवाल बन गया है। पर बीजेपी और कांग्रेस छत्तीसगढ़ में इसे दोनों ही अपने अपने पक्ष में भुनाने पर आमादा हैं। देखते हैं कि जनता किसके साथ है। शुरू करते आपकी बात है। सात कांग्रेसी बड़े नेताओं पर जब छापे पड़े तो सीएम भूपेश बघेल ने कैसे कैसे आरोप लगाए हैं, सुनिए। उसको तो वही समझ आता है। वो बताया ना कि जिन कार्यालयों को उद्घाटन किया था चिट फंड कंपनियों का, उसकी जांच की मांग क्यों नहीं करते? और वो रमन सिंह जब जब इस प्रकार की छापा पड़ते हैं वो प्रवक्ता बन जाते हैं। जरूर कभी आईटी के प्रवक्ता बनते हैं, कभी ईडी के प्रवक्ता बन जाते हैं। ये तो प्रवक्ता बने हुए हैं और वही करवा रहे हैं, क्योंकि किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 15 साल में जो काम नहीं कर पाए वो 4 साल के सरकार ने कर दिखाया और जनता का दिल जीता है। और अधिवेशन की ठीक पहले करने का आवश्यकता क्या है? अधिवेशन की पहले भी कर सकते थे। यदि जिन मामलों की बात करते थे, कर रहे हैं, उनमें पहले भी कर सकते थे, महीने 2 महीने पहले भी कर सकते थे, महीने भर बात कर सकते थे। लेकिन ठीक अधिवेशन के 4 दिन पहले करना क्या बताता है? और आइए अब सुनते हैं कि क्या कह रही हैं कुमारी शैलजा, जो प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस की। वो भी तैयारियों को लेकर रायपुर में है। क्या कह रही हैं, सुनिए। जिस तरह की दमनकारी नीतियों को अपना रहे, विपक्ष की आवाज उठने नहीं देते, चाहे संसद में हो चाहे बाहर हो। संसद में हमारे नेताओं के वक्तव्य को स्पष्ट किया जाता है ताकि जो इनके साथी हैं, जिन पर असली मायने में रेड होना चाहिए, उनके खिलाफ कोई आवाज ना हो। ऐतिहासिक महाधिवेशन होने जा रहा है और शायद इसी बात पे भी ये लोग डर गए हैं, घबरा गए हैं, बौखला गए हैं। बार बार क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया जाता है? और बीजेपी किस तरह से हमलावर हुई है? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा अरुण साव और रमन सिंह ने किस तरह से निशाना साधा, एक एक कर आरोपों का जवाब दिया, सुनिए। सीधे सीधे ईडी के रेड के बारे में ना बोलते हुए उन्होंने उस मुद्दे को डाइवर्ट करने का प्रयास किया। सबसे पहले मैं कहूंगा कि भूपेश बघेल जी, चुनाव के पहले टीएस देव जी और आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर जिन अधिकारियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई से जांच की मांगी थी, वो आज आपके सिरमौर कैसे बने? आज ईडी ने कुछ स्थानों पर रेड किया है और भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी ने इसे अपने अधिवेशन से जोड़ा है।
मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इसका संबंध अधिवेशन से नहीं है। इस रेड का कारण भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इस रेड के कोई कारण है तो भूपेश बघेल जी है। और आइए अब देखते हैं क्या है हमारे आज के सवाल। छत्तीसगढ़ में मचा है जिन पर सियासी बवाल। कांग्रेस के अधिवेशन से पहले ईडी की अड़चन, क्या बीजेपी देना चाहती है टेंशन? अधिवेशन नहीं, बघेल के कारण आई ईडी, 4 सालों में भ्रष्टाचार की इंतहा कर दी, बीजेपी कह रही। नान घोटाले, चिटफंड, अडानी की नहीं जांच, बीजेपी के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियों की फांस, कांग्रेस कह रही उनकी भी जांच करा लीजिए। छत्तीसगढ़ में ईडी का छापा फिर खड़ा हुआ, सियासी स्यापा। छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा है? एक केंद्रीय एजेंसी जांच करने आती है, इनकम टैक्स आ जाए, सीबीआई आ जाए, ईडी आ जाए, इसके तार सियासत से ऐसे जोड़ दिए जाते हैं जैसे इनके मुख्यालयों से निर्देश नहीं बल्कि पार्टी कार्यालयों से आदेश लेकर के ये आ रहे हैं। अगर ये आरोप लग रहे हैं तो इनमें कितनी सच्चाई है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए। आइए सीधे रुख कर लेते हैं अपने खास मेहमानों का, एक एक कर आपसे तारुफ करा रहा हूं मेहमानों का। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली साहब जुड़े हुए हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे खास डिबेट शो में। मेरे साथ नरेश गुप्ता जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। नरेश जी, वेलकम टू माय शो सर। और बाबूलाल शर्मा जी, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने चेहरे हमारे साथ हैं। बाबूलाल शर्मा जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आ जाता हूं नितिन भंसाली जी, मुझे बताइए ईडी का काम, राजनेताओं की बैठकें, सम्मेलन, इसको देख करके वो कैसे तय करेंगे कि अभी छापा नहीं मारना चाहिए? यह कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और वो कह रहे हैं कि ये जानकारियां मिलती जा रही हैं, हम जिन लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं नेटवर्क खंगालते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोल लेवी से जुड़ा मामला है, करीब 500 करोड़ के आरोप लगे थे, उसको लेकर के तमाम कार्रवाई हो रही है। अरुण साहब साफ कह रहे हैं कि ना बीजेपी के कारण ईडी आई है, ना अधिवेशन के कारण आई है, वो भूपेश बघेल और उनके भ्रष्टाचार के कारण आई है। देखिए, इस डिबेट को शुरू ही एक लाइन से करूंगा कि साहब खो चुके हैं आपा, इसलिए पड़वा रहे हैं ईडी का छापा। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी अभी कहा। ये साफ चरितार्थ होता है। जब भी कोई बड़ा काम या कोई बड़े मूवमेंट पे कांग्रेस होती है, चाहे वो आंदोलन के मूड में हो, चाहे इलेक्शन मूड हो, चाहे झारखंड के चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन कर रहा हो और वहां पर सत्ता के लोगों को ईडी के झूठे आरोपों में पकड़कर जेल में डाल रहा हो, तो ये बिल्कुल सर्वविदित है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जग जानता है। और छत्तीसगढ़ में ये जो कार्रवाई आज बिल्कुल अधिवेशन से पहले जो कार्यकर्ता पूरे अधिवेशन की तैयारियों में जुटे थे, उनको चुन चुनकर उनके घरों में छापे डालना, ये एक तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स है। वो है ना बीजेपी के 3 जमाई, ईडी, आईटी, सीबीआई, ये साफ नजर आता है। राजनीतिक बस ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं जो कि सबको दिख रही है। 2014 से आज तक देख ले अभिलाष जी, तो 3010 छापे पड़े या 3010 मामले ईडी में रजिस्टर्ड हुए। मैं पूछना चाहता हूं, उसमें मैं बताना चाहता हूं, पूछूंगा अगर 95% मामले विपक्षीय दलों के ऊपर दर्ज हुए, आप कहे तो मैं आंकड़े भी बता दूं कि किस पार्टी के खिलाफ कितने मामले दर्ज हुए। तो ये आप देखिए, कांग्रेस के खिलाफ 24, टीएमसी के नेताओं के खिलाफ 19, एनसीपी के नेताओं के खिलाफ 11, शिवसेना के नेताओं के खिलाफ 8, डीएमके के खिलाफ 6, बीजू जनता दल के खिलाफ 6, राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ 5, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के खिलाफ 5, समाजवादी पार्टियों के खिलाफ 5, टीडीपी के नेताओं के खिलाफ 5, इनेलो 3, वाईएसआरसीपी 3, सीपीएम 2, एनसी 2, पीडीपी 2, इंडस्ट्रियल एआईडीएमके 1, एमएनएफ 1 और एसबीएसपी 1। इस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए जिस प्रकार ये ईडी का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है, ये निंदनीय है और शर्मनाक है। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों को ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। इसलिए देखिए, जहां जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, ईडी के कार्यालय वहीं पर ज्यादा चल रहे, इतने छापे वहां पे लगातार महाराष्ट्र में पड़ रहे थे। लेकिन देखिए, जब से वो फडणवीस और शिंदे ने हाथ मिला लिया, तब से वहां पे ईडी की ऑफिस बंद हो गई। ठीक है नितिन जी, शिफ्ट हो गई है। ओके नितिन जी, आता हूं आपके पास आता हूं। नरेश गुप्ता जी, बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। 95% भ्रष्टाचार आपको विपक्षियों की सरकारों में नजर आता है। फिर आप पर कहा जाता है कि वॉशिंग मशीन लेकर आप लोग बैठे हुए हैं,
ईडी, सीबीआई, आईटी, इनसे बचना है तो बीजेपी का दामन थाम लो। ये डेटा जो है, क्योंकि ईडी का डेटा छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार को लेकर कब सामने आएगा हमें नहीं पता, पर ये जो डेटा लेकर के आए हैं नितिन भंसाली जी, इसे देखकर तो प्रथम दृष्टया लगता है कि पॉलिटिकली वेंडेटा के तौर पर सेंट्रल एजेंसियां टूल बन रही। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अपने मित्र के लिए बाद में आता हूं। मैं सर्वप्रथम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता जो आज की डेट में और 27 फरवरी 2020 की डेट से लेकर आज तक जब जब इनकम टैक्स और ईडी की कार्यवाही हुई है तब तब ये माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी टैक्स चोर, काला धन कलेक्ट करने वाले और भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट नेताओं के प्रवक्ता बन गए हैं। ये आज तक का सीरीज दिख रहा है कि मुख्यमंत्री काला धन कलेक्ट करने वाले भ्रष्टाचारियों के लिए, टैक्स चोरों के लिए और भ्रष्टाचार अधिकारियों को बचाने के लिए उनके प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। देखिए, इतने सारे अरेस्टिंग हो गई, कहीं बेल नहीं मिल रहा है, कार्रवाई सतत रूप से चल रही है, सारी चीजें, सारे एफर्ट्स के बाद भी कोई राहत नहीं मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री हर छोटे छोटे चीज में ट्वीट करते हैं ना, लेकिन उनके कार्यालय में काम करने वाले अधिकारी का इतने दिनों के अरेस्टिंग के बाद भी उसको सस्पेंड किया गया है कि नहीं, ये ट्वीट कर प्रदेश की जनता को जानकारी नहीं दिया भूपेश बघेल जी ने। ये एक उदाहरण है। अब उसके बाद मैं आता हूं क्रमशः सारी बातों पर। जो इन्होंने डाटा दिया 95%, 3018 के आसपास है, आज की सर्च से इसको मिलाकर 18-21 के आसपास होगा। उसमें से इन्होंने 120-22 की संख्या गिनाई, जिसमें बोलता है कि 95% सर्च अपोजिशन पार्टी पे हुए। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप समझ लीजिए नितिन भाई, 100, 125 और 3020-22 में 5% का 95% नहीं होता है। आप बता दीजिए 5% नहीं होता है के खिलाफ कार्रवाई हो। चलिए बता दीजिए। एक बात, ये गलत डाटा प्रोड्यूस करते हैं। गलत डाटा नहीं है, मैं तो आप बोल रहे थे, उदाहरण दिया है, मैंने उदाहरण दिया है नरेश भैया। आप मुझे ये बता दीजिए, जवाब देने दीजिए। भंसाली जी, आपका सवाल मैं लूंगा। पार्टी में आगे भंसाली जी, आपका सवाल मैं लूंगा। भंसाली जी, उन्हें बोलने दीजिए। आपके टाइम वो शांति से बैठे हुए थे, फिर आपको मैं दूंगा क्रॉस क्वेश्चन करने का मौका दूंगा। सर प्लीज, हाँ बोलिए नरेश जी। देखिए, अब ये सारी चीजें कैसा असत्य कथन करते हैं। 120-25 की संख्या बताते हैं, बोलते हैं 95% हो गया। ये झूठ है एकदम। ये झूठ बोलने का सिलसिला राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डिबेट में आने वाले हमारे प्रवक्ता भाई भी यही झूठ का काम करते हैं। देखिएगा, आप बता दीजिए, ये अभी शैलेश जी बोल रही थी कि यहाँ पर लोगों को सबसे बड़ी बात है कि शैलजा जी ने और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आज इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सब कुछ किया, लेकिन जो शहीद हुए हैं हमारे नक्सली घटना में 2 जवान, उसको श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की किसी ने भी उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये बड़ा दुखद बात है, बहुत बड़ी दुखद घटना है। ठीक है। देखिए, आपको यह भी बता देता हूं, ये यहाँ पर आज जो पूरा काम चल रहा है ईडी का, ये 2020 के आयकर सर्च और जुलाई 2022 के आयकर सर्च पे जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वही आधार है इसका। और सबसे बड़ी चीज है तो पब्लिक डोमेन में सारी चीजें हैं। ठीक है, पब्लिक डोमेन में सारी चीजें हैं। मैं तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से अनुरोध करता हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मुख्यमंत्री जी पूरा लिस्ट जारी करें किन कांग्रेस के नेताओं को छत्तीसगढ़ में ईडी ने बुलाया है और किस रेफरेंस में बुलाया है। आप लिस्ट जारी करने नेताओं के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की, 2014 से लेकर 2023 तक, आप बता दीजिए। और वो जो प्रश्न किए गए हैं ना, भूपेश जी को सारी जानकारी है, क्या प्रश्न किया गया है, किस रेफरेंस में बुलाया जा रहा है, तो वो सारी चीजें भूपेश जी उसको जारी करें। वो तो बीच बीच में बोलते रहते हैं ना। और वो मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है जी, आप कुछ काउंटर करना चाहते हैं, भ्रष्टाचारियों का प्रवक्ता ना बने। उन्होंने जनता ने जिताया है, स्वयं प्रवक्ता है। ईडी का स्टेटमेंट बाद में आता है, एक दिन पहले डॉक्टर रमन सिंह का स्टेटमेंट आ जाता है। देखिए, डॉक्टर रमन सिंह का कोई बयान नहीं ईडी के प्रवक्ता कौन है तो साफ दिख रहा है। मैंने तो शुरू में ही कहा कि साहब खो चुके हैं आपा, इसलिए पड़वा रहे हैं ईडी का छापा। चलिए ठीक है, जो हुई भारत। मैं आता हूँ बाबूलाल शर्मा जी के पास आने की इजाजत दीजिए। सर, बाबूलाल शर्मा जी के पास आने की इजाजत दीजिए मुझे, आप दोनों। मैं आता हूँ बाबूलाल शर्मा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है
क्या आपको वाकई में लगता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ईडी, आईटी तमाम चीजें आ रही हैं? नरेश जी एक मिनट, टुकड़े नरेश जी लेट मी अलाउ सर प्लीज मुझे बाबूलाल शर्मा जी के पास आने दीजिए। शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि कोई राजनीतिक विद्वेष के चलते यहां कार्रवाई हो रही है, या आपको लगता है कि नहीं, जांच एजेंसियों के पास सब्सटेंशियल यहां पर फैक्ट मिल गए हैं और उसके आधार पर यह कार्रवाई बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है? क्योंकि हमने देखा आईएएस अधिकारियों को उठा करके ले गई है यहां पर, कभी ईडी तो कभी दूसरे जो जांच एजेंसियां हैं, और ये बहुत मामूली प्रक्रिया नहीं होती, ये तभी होता है जब बहुत प्रमाणित चीजें हाथ में हो। क्या कहेंगे आप? देखिए, आरोप प्रत्यारोप एक अलग मुद्दा होता है, और कांग्रेस अपना बचाव कर रही है और भाजपा अपना बचाव कर रही है। कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगा रही है, भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, ये मुद्दा ही अलग हो गया। तो आप इसको ऐसे लीजिए कि जो आरोप प्रत्यारोप है उसमें जब आरोप कांग्रेस लगाती है तो वो भी लगता है कि यार सही लगता है। ये सच तो है कि 4 दिन पहले करने की क्या जरूरत है, पहले मार लेना था। जो भूपेश बघेल ने कहा है मुख्यमंत्री ने, पहले मार सकते थे, इसी दिन का चयन क्यों किया? तो निश्चित रूप से वो आरोप लगाने के ये बन जाता है, रास्ता बन जाता है। इन्होंने इसलिए छापा मारा है क्योंकि जो लोगों के घर में छापा पड़ा है, गिरीश देवांगन, रामगोपाल अग्रवाल, धर्मेंद्र यादव और सन्नी अग्रवाल, आरपी सिंह, ये सारे लोग जो है उनकी व्यवस्था के प्रमुख अंग थे। तो व्यवस्था के प्रमुख अंग होने की वजह से कांग्रेस को ये मौका मिला आरोप लगाने का कि जो हमारे व्यवस्था के प्रमुख अंग थे उनको रोकने का प्रयास जो है 2-3 दिन पूछताछ में रख करके जो है उनको कहीं बिजी कर दिया जाएगा, और हमारी व्यवस्था को गड़बड़ाने का प्रयास है, आरोप लगाने का मौका मिला और उन्होंने आरोप लगाया। जहां तक सवाल है कि ईडी क्या करती है, कैसे करती है, इशारे से करती है, ये तो जांच का विषय है, इंटरनल बातें हैं। लेकिन ईडी के पास यदि कोई केस है तो ये कोई बाध्यता कहीं नहीं है कि किस दिन वो करे कार्रवाई, किस दिन ना करे। ये तो मैं भी मानता हूँ निश्चित रूप से, लेकिन वो इस बात को क्यों सोचेगी कि इनका महाधिवेशन है नहीं है, हम करें। उन्होंने जब करना था, आरोप लगाने का मौका निश्चित रूप से बनता है। जनता इस बात को सोचेगी, कांग्रेस की बात जो है वो भी जनता सुन रही है, भाजपा की बात भी जनता सुन रही है। जनता इसको किस रूप में लेगी वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। जनता देखिए, कई आरोप ऐसे जैसे हूबहू पत्र रिलीज कर दिया रमन सिंह ने 1 दिन पहले, उसका जवाब आना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि जो आरोप लगे हैं उसका जवाब आ जाना चाहिए। तो वो स्थितियां क्लियर होंगी, जनता उसको जिस रूप में लेगी। कांग्रेस की बात को अगर सही मानेगी तो कांग्रेस को जो है एक मौका मिलेगा। भाजपा जो कह रही है वो सही मानेगी जनता, ये जनता के ऊपर है, जनता के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए इस बात को। ठीक है, भंसाली जी, जैसा आरोप आप लगाते हैं बीजेपी पर कि इनके पास जो गया वो पाक साफ हो गया, वैसा ही आरोप देखिए लगाया गया और कहा गया कि जिन अधिकारियों को लेकर टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल साहब चुनाव से पहले सीबीआई की जांच के लिए, ईडी की जांच के लिए केंद्र को पत्र लिखा करते थे, जब आप सत्ता में आते हैं तो उन्हें महत्वपूर्ण पद दे दिए जाते हैं। तो ऐसी वॉशिंग मशीन तो शायद आप भी रखते हैं, अगर वो लोग रखते हैं तो वही अधिकारी जिन पर आप जांच चाहते थे, वही अधिकारी आपसे प्रशस्ति पत्र लेकर के बैठे हैं, तो फिर आप दूसरों पर उंगली कैसे उठा पाएंगे? भाई साहब, अभिलाष जी मामला कोर्ट में लंबित है और इनकी सरकार थी और हमने तो इसमें एसआईटी का गठन किया। इन्हीं के लोग जाकर हाई कोर्ट में जाकर वहां पिटीशन फाइल करते और जांच को रुकवा देते हैं। तो चोर की दाढ़ी में 3 का, ये कहावत भी इनके ऊपर सूट होती है। अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए, कांग्रेस के इस सफल अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पे ईडी जो यहां पर कार्रवाई कर रही है, द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है, जो कि शर्मनाक है, निंदनीय है, पर इसमें ईडी सफल नहीं हो पाएगी और अधिवेशन जो है, महाअधिवेशन हमारा 100% जो है वो सफल होगा। ये चाहे जितने भी पैतरे अजमा ले। देख लीजिए आप, जब भी कोई चुनाव होते हैं, मैंने तो 2-3 उदाहरण भी दिए, बिल्कुल झारखंड का उदाहरण दिया, महाराष्ट्र का उदाहरण दिया कि जब जब ऐसा कोई मूवमेंट होता है, बंगाल का उदाहरण दिया कि चुनाव के समय किस प्रकार ममता बनर्जी के भतीजे के साथ मतलब उसे अरेस्ट किया गया, उनके छापे मारे गए। तो ये सर्वविदित है। अब ये बातें जो है ये आम जनता के बीच में जो है बिल्कुल प्रचारित और प्रसारित इनके कर्मों के द्वारा ही हो चुकी है, जिसमें ये अब आने वाले 2024 नितिन भंसाली, केवल ईडी दफ्तर का घेराव, जमीन पर लड़ाई रहेगी सड़क पर, या कोई और विकल्प भी चुना जाएगा? कांग्रेस किस तरह से रणनीति तैयार करेंगे?
भाई लोकतंत्र है जी अभिलाष जी, लोकतंत्र है। गलत होगा आवाज उठाएंगे। 15 साल आवाज उठाकर इनको सत्ता से बेदखल किया। ठीक है, क्यों नान पे ईडी की कार्रवाई नहीं होती? क्यों चिट फंड कंपनियों पे ईडी की कार्रवाई नहीं होती? साफ साफ है, चिट फंड कंपनियों में तो खुलेआम दिख रहा है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने पत्र भी लिखा ईडी को, क्यों कार्रवाई नहीं होती? ठीक है, चलिए ईडी के जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे और भाजपा के नेता चिट फंड कंपनियों के रिबन काटने जाते थे, उनके ऑफिसों के पार्टनरशिप थी उनकी। नरेश जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण आरोप लगा रहे हैं कि चिटफंड कंपनियां हैं या दूसरे मामले नान घोटाले के आरोपी हैं, उन पर ईडी कार्रवाई नहीं करता। तो क्या अब ईडी के ऊपर भी ऐसा चश्मा पहना दिया गया है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस को अलग अलग नजरों से देखती है? वो देखिए, इनको शायद जानकारी नहीं है। नान घोटाले पे ईडी जांच कर रही है और नान घोटाले के प्रमुख आरोपी है ना, उनमें से एक व्यक्ति को तो रिटायरमेंट के बाद प्रिविलेज पोस्टिंग दी है भूपेश बघेल जी ने। रिटायरमेंट के बाद प्रिविलेज पोस्टिंग, जो चार्जशीटेड है, कौन है? चार्जशीटेड कौन है? आपके चिंतामणि मैडम चिंतामणि कौन है? मैडम चिंतामणि आपके वही कौन है? ऐश्वर्या रेसिडेंसी में कौन रहता है? देखिए, थोड़ा सा पब्लिक जानना चाहती है। वो जो डायरी में नाम लिखे थे वो कौन है, बता दीजिए। आलोक, मैंने बोला चोर की दाढ़ी में तिनका। अभिलाष जी, ऐसा बदतमीजी करना हो तो ना बुलाए। नितिन जी थोड़ा सा बोलने दीजिए। आप इंटरप्ट वाली बात नहीं है। आप यदि इंटरप्ट कर बोलेंगे तो मैं इंटरप्ट करूंगा। मैं यहाँ पर अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आप अपने समय में रखिए। ठीक है अभिलाष जी, थोड़ा सा सलीका सिखाइए। ठीक है, बोलिए नरेश जी। देखिए, आपको बता दो टीवी डिबेट कर रहा हूं। चिंतामणि कौन है यह बताया है, यही आलोक शुक्ला और अनिल टूटेजा ने ये बयान दिया है। ये यहाँ पर आके मैडम सीएम झूठ और जो रहती है, और आपको बता दो सीएम साहब के रिश्तेदार वो भूपेश बघेल जी और अन्य लोगों ने कहा है। आप स्कूटर और लूना में चावल और धान का परिवहन किया। एक मिनट, ठीक है, ये बताइए धान चोट्टा किसको बोलते थे? इस प्रदेश में धान चोट्टा किस भाजपा नेता को बोलते थे जो विधायक है वर्तमान में? ठीक है, ठीक है सर, ये थोड़ा एक मिनट नरेश जी को बोलने दीजिए। नितिन जी को सुधार लें तो डिबेट का स्तर अच्छा रहेगा। नितिन जी एक बार जरा नरेश जी मर्यादा पे बात करें तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है नरेश जी, प्लीज कैरी ऑन। व्यवस्था, आप कांग्रेस पार्टी बोल रहे हैं, जो हमारे व्यवस्था में प्रमुख लोग लगे थे उनको डिस्टर्ब करने के लिए किया गया है। अब ये समझ में आ गया कि इनके व्यवस्थापक कौन हैं, जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप हैं, वो कांग्रेस पार्टी के व्यवस्थापक हैं। यही तो बता रहे हैं, यही तो कांग्रेस पार्टी का चाल चलन। ठीक है, मैं आता हूं बाबूलाल शर्मा जी के पास। बाबूलाल शर्मा जी, इनका मुख्यमंत्री आरोपी, फर्जी सेक्स सीडी कांड का आरोपी इनका मुख्यमंत्री जो बेल पे है। इनके मुख्यमंत्री पनामा पेपर के आरोपी, मुख्यमंत्री के पुत्र पनामा पेपर में आरोपी। आपकी सरकार थी, दोनों से मेरा निवेदन है सर, आप लोग लोकतांत्रिक पदों में गरिमा समझते हैं सर। मैडम सीएम या चिट फंड कंपनी पे जवाब दीजिए अभिलाष जी। मैंने चिट फंड कंपनियों में प्रश्न। ठीक है, मैं बाबूलाल शर्मा जी के पास आने की इजाजत चाहता हूँ। मैं बाबूलाल शर्मा जी के पास आने की इजाजत चाहता हूँ, दोनों से प्लीज। बाबूलाल शर्मा जी, मुझे ये बताइए सर, क्या आपको लगता है कि ये जो पूरी ईडी की कार्रवाई है राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले, इसका कोई पॉलिटिकल माइलेज कांग्रेस उठा पाएगी या बीजेपी फ्रेम कर पाएगी कांग्रेस को एज अ करप्ट पार्टी, करप्ट पॉलिटिशियन की पार्टी? क्या इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा या केवल ये नूरा कुश्ती सड़कों पर वो इनके खिलाफ विरोध करेंगे, ये उनके दफ्तरों का घेराव करेंगे, ये चलेगा? या आपको लगता नहीं इससे छत्तीसगढ़ की जनता पर प्रभाव पड़ रहा है, और पड़ रहा है तो क्या पड़ रहा है सर? देखिए, इस विषय में जनता का कोई लाभ नहीं है, हानि भले ही हो सकती है। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि ये कोयला वाला जो मसला है, ये एक सिस्टम में बंधा हुआ है। ये तब भी होता था, अब भी होता था। तब चर्चा चलती थी कि 15% लिया जाता है, अब चर्चा चलती है कि 25% लिया जाता है। सच्चाई जो है वो अलग विषय है। मैं जो चर्चाओं की बात कर रहा हूँ, तो ये कोयला है ही बदनाम शुरू से, और ये पता नहीं क्या है इसके अंदर में, इसको समझना पड़ेगा। सवाल ये है कि अगर कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, आज भूपेश बघेल सीएम ने कहा है कि 5000 मामलों में छापा मारा है ईडी ने देश भर में, और मात्र 33 को प्रमाणित कर पाई है। 4967 केस जो है प्रमाणित नहीं हो पाए। तो ये इस कारण से ये आरोप लगाने के लायक स्थिति बनाए कि भाई ये देख लो, साफ साफ पता लग रहा है कि किसी इशारे पर ही है छापे पड़ रहे हैं। और दूसरा कारण ये बनता है
कि भाजपा पर कितने छापे पड़े, विरोधियों पर ही क्यों पड़ रहे हैं। ये दो प्रसंग ऐसे हैं जो जनता के बीच तैर रहे हैं। ठीक है। और जनता उसको उसी दृष्टिकोण से सोच रही है कि वास्तविकता इसमें क्या है। अभी जब उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था में लगे लोगों को इन्होंने रोकने का प्रयास किया है छापा मार के, तो वो एक बात जो है लोगों को जचेगी कि नहीं जचेगी, ये महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है। जहां तक आप, इसको मैंने पहले ही कहा है कि बिल्कुल सही उन्होंने आरोप लगाए और संविदा नियुक्ति के सचिव से प्रमुख सचिव बनाना, ये सब कोई नान वाले को जिसको बोलते थे कि जेल में बंद कर देंगे, वो बाहर रह गए, फिर सचिव बन गए, फिर प्रमुख सचिव, वो सब आरोप प्रत्यारोप हैं, वो स्टैंड करते हैं, दोनों की बात सही स्टैंड करती है। लेकिन जो है जनता पर इसका क्या असर पड़ रहा है उसको समझिए, उसको देखने की बात है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इससे कोई जनता का लाभ नहीं होने वाला। एक ये है कि ये जितने लोग 6 लोगों के पास जो झापा पड़ा है, इनके पास क्या मिलता है, क्या पकड़ा जाता है, वो जब रिजल्ट सामने आएगा तब जनता उसमें अपने ढंग से विचार करेगी। तो छत्तीसगढ़ की जनता को कितना फायदा होगा हमें नहीं पता, लेकिन दोनों ही पार्टियां अपने अपने सियासी नफे नुकसान में लगी हुई हैं। और कोयला छत्तीसगढ़ की सियासत का वो काला पहलू है जिसे कभी भी राजनेताओं से अलग नहीं किया जा सकता। अब धीरे धीरे ही सही क्या इसकी परतें खुल जाएंगी या जांच केवल और केवल सियासी विरोध, प्रदर्शन और आंदोलन तक सीमित रह जाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो सच सामने आना चाहिए, लेकिन अगर जांच के नाम पर सियासत हो रही है तो वो भी जनता देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली जी, बाबूलाल शर्मा जी, नरेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया। दर्शकों को नमस्कार।